नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं, जहां पे आज मैं आपके लिए फिर से एसएससी सीजीएल का मेन का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले भी हमने एक मेन का पेपर डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा जाके ज़रूर देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज का जो ये पेपर है, ये रिसेंट जो आपका एसएससी सीजीएल का मेन का पेपर हुआ था, वहीं से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हर क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है और लास्ट में मुझे बताना है आपका स्कोर क्या रहा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। यहाँ पे आपको हर लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बेसिक से लेके हाई लेवल हर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। इसको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। वैसे तो क्वेश्चन देखने से ही आपको पता है बहुत ही सिंपल सा है। क्या है, इसमें बोर्ड मास करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जस्ट आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो करते हैं। अब आपके पास चार ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन सा प्ले करता है, डिवीजन। आपको देखना है डिवीजन वाला कहाँ है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ठीक है, यहाँ तीनों में डिवीजन एक ही प्लेस पे, मतलब मेरे को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, 33 + 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 61। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 33 + 5 4 20 माइनस 61। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ जाता है 53 माइनस 61। यानी कि पहला ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं कर पा रहा। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 33 इंटू 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3 + 61। यहाँ से देखो तो 5 आ गया, 4 3 12, 4 3 12 और 113 और यहाँ पे प्लस 61। यहाँ पे 61 करते हैं, 3 6 3 9, 193 में 5 का सब्ट्रैक्शन करते हैं, 188 मेरे पास आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर करवा रखा है तो हो सकता है लास्ट पेपर में जो था उसमें भी करवाया हो, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट में आपको बोला है, नंबर हैज बीन डिनोटेड टू ईच गिवन लेटर। ठीक है, हर लेटर को एक एक नंबर दे रखा है। बोला सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द विच पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ दिस नंबर दैट फॉर्म अ मीनिंगफुल लेटर। ठीक है, यहां से एक मीनिंगफुल लेटर आप तो बना सकते हो। तो आपके पास लेटर कौन कौन से दे रखे हैं, एस टी टी यू डी। क्या, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत कर दिया। मेरे पास क्या क्या दे रखा है, ENTSTDU। अब आपको यहां से लेटर बनाना है, एक पेयर बनाना है जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ऑप्शन के साथ खेलो, ऑप्शन उठाओ और उसको करके देख लो कि कौन सा आपका राइट आंसर बन रहा है, या फिर आप पहले इस अल्फाबेट को समझो। आपको कहीं से कुछ डिजिट नजर आ रहा है। अगर मैं देखूं तो मेरे को सबसे पहले स्टूडेंट की फील आ रही है, यहाँ पे स्टूडेंट बन सकता है। तो सबसे पहले या ऐसा करते हैं, ऑप्शन के साथ ही चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है 4, 4 से देखते हैं S। थर्ड ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे, अच्छा थर्ड ऑप्शन है T। ठीक है जी, आगे आ रखा है 7, 7 से आ जाता है U। अब आ जाता है 6, 6 पे आ जाता है मेरे पास D, 1 पे आ जाता है E, 2 से आ जाता है N और 5 पे आ जाता है T। तो मेरे पास जो मीनिंगफुल वर्ड बना वो बना स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 से ही आ चुका है, क्यों ऑप्शन 1 ने आपको क्या बता दिया, स्टूडेंट बता दिया। ऑप्शन 2 भी चेक कर लेते हैं, 2 से क्या होता है N, 1 पे आ जाएगा E, 4 पे आ जाएगा मेरा S और 3 से मेरे पास आ जाएगा T। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा D और 7 7 U और 5T। तो ये इस तरह का तो कोई भी शब्द नहीं होता। यानी कि अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर एक ही आपको बता दे रही है आपका राइट जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्टूडेंट बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो। आपको ऑप्शन उठानी है, जो जो लेटर दे रखे हैं उनको प्लेस करते चलो, आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इनइक्वालिटी बोलते हैं हम इसको। अगर आप देखो तो इसमें इनइक्वालिटी चेक करनी होती है। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है ये वाली, आपको बताना है दो कंक्लूजन, ये और ये कौन कौन सा ट्रू है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, आपको बताना है सबसे पहले कि बी जो है ग्रेटर देन एफ है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो बी जो है सी से तो ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे जो हो गया निशान उल्टा हो गया। अगर आपको इस तरह का निशान कहीं पे भी दिख जाए तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, मतलब ये ट्रू नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से ग्रेटर है। अब यहाँ पे देखो फिर से ये साइन आ चुके हैं, मतलब ये भी नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन अगर नहीं होंगे तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। ठीक है, ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा फॉलो करेगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपका रिजल्ट इस तरह से चलता, मान लो C इज ग्रेटर देन A होता, तो अगर इस तरह से एक ही डायरेक्शन में निशान होते तब आप इसको ट्रू बोल सकते थे। लेकिन आपका C एक तरफ से इस तरफ चल रहा है, फिर अगर ऐसे आ रहा है तब आप बोलोगे ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों निशान ऑपोजिट निशान एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कोर्स ऑफ एक्शन का है। ठीक है जी, तो पहले हिंदी में इसको करवा देता हूं मैं, हिंदी वाले एक बार इसको पढ़ दो। क्या बोला हुआ है, इस प्रश्न में एक कथन के दो कार्यवाहिक क्रमक 1 और 2 दिए गए हैं, आपको कथन में दी गई बातों को सत्य मानना है। अब इस क्वेश्चन में जो भी दिया होगा बिल्कुल ट्रू होगा, चाहे एग्जामिनर कुछ भी बोले, लेकिन आपको हमेशा उसको क्या मानना है, ट्रू चीज है। ठीक है, और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह निर्णय लेना होगा कौन सी कार्यवाही तात्कालिक रूप से अनुसरण करती है। ठीक है, अब कथन क्या दे रखा है, मैं कलर चेंज करता हूं, आप इसको कीजिए। बोला है शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास से भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें विविध समस्याओं में डाल दिया गया है। मतलब बोलने का क्या मतलब है, जो हमारे शहर है वहां पे अब ग्रामीण लोग काफी आ चुके हैं। क्यों, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, उनकी जो है फसल खराब हो रही है और शायद वो माइग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर दिया जाना चाहिए जहां से वे वही रहने लगेगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन दे रखा है, उन्होंने बोला जो विलेजर है उनको आप ऐसा कुछ प्रदान कर दो कि वो वहां से माइग्रेट ना हो पाए। ठीक है, दूसरा बोला उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित ग्रामीणों को शहरी आवास के विकल्पों तक पहुंचाने, आवास के सभी विकल्पों तक पहुंच प्रदान कर देने चाहिए। ये कुछ मेरे को अजीब सा लग रहा है। अब इसी को इंग्लिश में देखते क्या बोला हुआ है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में क्या दे रखा है वही है, लेकिन अब इंग्लिश में दे रखा है। क्या बोला है, देयर इज ए इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ अ विलेजर। विलेजर का माइग्रेशन मतलब जो विलेज के लोग हैं वो एक जगह से अपने विलेज छोड़ के कहा जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब हो क्या रहा है, वो बार बार किसी क्रॉप को रिपीट कर रहे थे, उसकी वजह से उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। आगे बोला है, अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। तो विलेजर शुड प्रोवाइड विद एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम उनको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम दे दे उन्हीं के गांव में, तो वो क्या शहरों की तरफ आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ट्रू होगा। अगर आप उनको गांव में ही कुछ दे दो काम करने के लिए, तो वो शहरों की तरफ नहीं आएंगे। दूसरा बोला है, टू इंश्योर देयर सर्वाइवल द माइग्रेटेड विलेजर शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शन इन अर्बन एरिया। अब बात हो रही है उनके माइग्रेशन और उनकी चीजों के ऊपर जोर डालने की, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चला हुआ है। मतलब यहां से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, सेशन के लिए एक लाइक बनता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड ऑन द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, वही है, पीछे भी क्या था। आपको क्वेश्चन दे रखा है, ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 4 लोग हैं सर्कल में बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करें। आपसे पूछा हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे, इन दो को अलग अलग बनाना है, और अगर हो सके तो दोनों को इकट्ठा भी करना पड़ेगा। आपको आंसर बताना है या अलग अलग आ रहा है या दोनों को इकट्ठा करके आ रहा है। 4 पर्सन है तो मैं इसको सर्कल बना लेता हूं, मेरे पास स्पेस कम है तो आप, अच्छा यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे आपको उम्मीद है दिख रहा होगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसकी लेंथ बड़ी है। क्या बोला है, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाता है, सी आ जाता है। आ गया।
आगे बोला ओनली 1% सीट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के में एक ही पर्सन बैठता है, मतलब डेफिनेटली डी यहाँ पे आएगा। तो ए के ऑपोजिट कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब पहली स्टेटमेंट से तो आपका आंसर आ गया। पूछा हु इज सीट इमीडिएट राइट ऑफ ए, इमीडिएट राइट ऑफ ए डी, आ चुका है आपका आंसर पहली स्टेटमेंट से। अब इसको इरेज कर देते हैं, मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इसको इरेज करता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में भी मेरे को कितने पर्सन है, 4 ही पर्सन है, 4 का डेटा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है। एक मिनट, इसको इरेज करता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा यहाँ मेरे से, अरे क्या हो गया। चलिए इसको दोबारा बनाते हैं ना, मेरे पास यहाँ ना थोड़ा सा स्पेस, अब मेन का पेपर होता है ना, तो मेन का पेपर थोड़ा लेंथी होता है, इसके लिए स्पेस कम पड़ जाता है। चलो 1 2 3 4, क्या दे रखा है, ओनली 1% सीट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। तो एक दोनों तरफ हो सकता है, बी मेरा यहाँ पे आएगा डेफिनेटली, मेरे को पता है। बोला सी सीट इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में सी आ जाता है, तो सी के ऑपोजिट आ जाएगा डी। अब यहां से भी आपको यही आंसर बताना था, ए के इमीडिएट राइट में कौन है, डी, मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग अपना आंसर दे रही हैं, तो आप यहां से अब अपना आंसर बता सकते हो। क्या बोलोगे, डेटा इन आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है जी। ऑलरेडी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मेन लेवल के क्वेश्चन है, तो ये लेवल है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। आपने देखा दोनों स्टेटमेंट अपना अपना अलोन आंसर देनी है, तो दोनों अपना अपना आंसर दे सकती है। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट आ रखा है फिर से एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बोले 6 फ्रेंड जे के एल एम एन ओ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 6 पर्सन है, सारे के सारे कहाँ पे बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं। तो मैं इसको बनाता हूं 1 2 3 4 5 6। बोला एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम के पड़ोस में एन कभी भी नहीं आ सकता। चलिए जी, आगे बोला एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के इमीडिएट लेफ्ट में एम आता है, बना लिया। बोला जे इज सिटिंग ऑपोजिट टू एल, जे जो है ऑपोजिट है किसके, एल के। आप लिखते चलिए, बनाते चलिए। आगे बोला हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ के, एल जो है यहाँ पे बना देता हूं, एल जो बैठा है के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो ये मेरे पास कुछ कंडीशन दे रखी थी एग्जामिनर ने, जो मेरे को लिखनी थी मैंने लिख ली। अब इसी के बिहाफ पे मेरे को इसको बनाना है, तो कंडीशन उठा लो कोई भी। अब यहाँ पे इसको उठा सकते हैं, मेरे को पता है जे के इमीडिएट लेफ्ट पे एम है और जे के सामने आ जाता है एल, आ चुका है। चलिए जी, कलर चेंज करता हूं यहाँ पे। बोला के से इमीडिएट राइट पे एल है, तो के के लिए जगह बची ये वाला, तो के राइट में एल आ जाएगा। अब मेरे को पता है एम के साथ एन नहीं आएगा, मतलब एन डेफिनेटली यहां पे तो नहीं आ पाएगा। एन के लिए जगह बची ये वाली। अब एक पर्सन बचा, वो कौन सा बचा, ओ, तो ओ आ जाएगा मेरा यहाँ पे। मेरा डायग्राम हो चुका है सॉल्व। अब आपसे क्या पूछा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, तो आपको पता है एन बैठता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है जी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक बनता है आपके भाई के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है, क्या बोला हुआ, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, ठीक है। चलिए जी, बोला 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अलाइक इन द सेम मैनर हेंस वन फ्रॉम अ ग्रुप, ठीक है। 3 जो है एक ग्रुप बनाते हैं। बोला विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, आपको वही बताना है कौन सा ग्रुप से नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ पे इनके हिंदी में मैं आपको मीनिंग दे रखे, लेकिन पेपर में हिंदी में नहीं मिलते, ठीक है। शहनाई, बांसुरी, पियानो और पिकालो। अब अगर आपने इनको थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो जो पियानो है वही इसमें क्या आ जाता है, ऑड वन आउट आ जाता है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग का। तो एग्जामिनर टफ क्वेश्चन के साथ साथ इजी क्वेश्चन भी डाल रहा है, ठीक है। क्या बोला हुआ है, इन अ सर्टेन कोड कॉम्पैक इज रिटन एज दिस, सोनी इज रिटन एज दैट, ठीक है। आपको मोटोरोला का कोड बताना है, तो मैं इसको लिखता हूं COMPAQ। इसका कोड क्या दे रखा है, DQNRBS, ठीक है। कलर चेंज, पहले अच्छा इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। 3 15 13 16 1 17 4 7 17 14 18 2
और 19। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं बचा। क्या 3 और 4 में +1 का इंक्रीज, यहाँ पे +2 का इंक्रीज, यहाँ पे फिर से +1, फिर से +2, फिर से +1 और फिर से +2, यानी कि मेरे पास लॉजिक तो आ चुका है। अब मेरे को दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरे को जो पूछा है मैं उसको लिखता हूँ। MOTOROLA, मोटोरोला। 13, 15, 20, 15, 18, 15, 12, 1 में मेरे को 2 जोड़ूंगा तो सबसे पहले C आ जाएगा, मतलब लास्ट में C कहाँ पे है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। ये चालाकी आपने खुद सीखनी है, कोई नहीं सिखाता। जब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितना मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करते चलोगे, ये चालाकी खुद सीखते जाओगे। ए मेरे पास लास्ट डिजिट था तो मैंने लास्ट से बनाया, मैं यहाँ पे जाता, चलो यहाँ पे +1 करते, 13 में ऐड किया तो n। अब देखो सभी में इसको और इसको छोड़ के n आ चुका है। यहाँ पे +2 किया तो ये आ गया q। अब यहां से भी आप निकाल सकते थे, तो यहां से भी आपका राइट आंसर आ जाता। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होता, राइट आंसर होता। सिंपल है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, क्या लॉजिक होते हैं, कैसे लगाने होते हैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन आ रखा है। इन सर्टेन कोड क्रॉस इज रिटन एज 66, चार्ट इज रिटन एज 90। तो पहले किसी को उठा लेते हैं, CROSS, इसका कोड दे रखा है 66। तो डेफिनेटली प्लेस वैल्यू की बात है, तो इस पे लिखते हैं 3, 18, 15, 19 और 19। ठीक है जी। तो अब इनका करते हैं सब, 19 हो गए, 38, 18 और 5 23 और 15। तो यहाँ पे करते हैं 5 3 8 8 8 16, 3 2 5 1 6 1 7, यहाँ पे आया 76। अगर आप देखो मेरे पास आया 66 और यहाँ पे आया 76, यानी कि यहाँ से कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगला चार्ट का भी देख लेते हैं। CHART 3 8 1 और यहाँ पे 18 20। ठीक है, तो इसका भी करते हैं। यहाँ पे 20 और 18 हो गए मेरे पास 38, 39, 42 और 8 हो गए 50। तो यहाँ से भी अगर आप देखो, अगर मैं इसमें 10 का ऐड करूं तो यहाँ पे 40, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू की बात तो नहीं रही, मतलब प्लेस वैल्यू से तो नहीं हो रहा। अब क्या करोगे, अब आप फंस गए। अब आपने कुछ नहीं करना, इनके ऑपोजिट वैल्यू की तरफ चल पड़ना है। ठीक है, अब C या C के ऑपोजिट वैल्यू क्या होगी, आपको पता है हमेशा जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं उनका सम कितना होता है, 27 होता है। तो 3 में क्या ऐड करेंगे, 27 आ जाए तो आप बोलोगे सर 24 ऐड करते हैं। 8 में क्या ऐड करें तो आप बोलोगे 19 ऐड करते हैं। यहाँ 1 है तो यहाँ पे 26 ऐड करते हैं। 18 में क्या ऐड करोगे, तो 18 में आप 9 ऐड करोगे, और यहाँ पे तो डेफिनेटली आप क्या ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे। क्लियर है जी। 24 19 26 9। ठीक है, तो इनको सम कर लेते हैं। चलिए जी, 19 9 7 6 4 10 और 19 19 और 9 28 28 और 28 6 34 1 35 5 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9 95। 3 2 5 2 6 1 7 1 8 सॉरी 85। यहाँ पे मेरे पास जो इनका सम आया ना, आया 85। तो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, यानी कि जितने लेटर है उतने इसमें ऐड कर दिए तो मेरे पास आ गया 90। यानी कि मेरा लॉजिक बिल्कुल क्लियर था। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले किया ऑपोजिट वैल्यू ली। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ली ऑपोजिट वैल्यू, फिर उसका किया सम, और जो सम आया तो उसी में जितने लेटर थे उनको जोड़ दिया। ठीक है, अब आपसे किसका पूछा हुआ है, सिंबल का, SYMBOL। तो पहला तो काम है आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। 19 25 13 2 12 और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब 19 में क्या ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर 8 ही ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे 2 ऐड करोगे, 8 2 10 हो गए। 13 में कितने ऐड करोगे, 13 में 13 और 14 ऐड करोगे। ठीक है, 14। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 में कितना ऐड करोगे, 25। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15। ठीक है जी, तो ये तो हो गए मेरे पास, ये कितना था, 1 मिनट, 25 था। 25 और 5 30 10 40 और 8 और 10 50 50 14 और 12। ठीक है, 4 2 6 5 1 6 1 7 76। मेरे पास तो 76 इनका सम आ गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 82। तो यहाँ पे डेफिनेटली 82 ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी।
क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। क्या किया है, जो आपके पास लेटर दे रखा था उसका लिया हमने उल्टी, मतलब बोलूं तो मैं ऑपोजिट प्लेस वैल्यू, उसका किया सम, और जितने लेटर थे उनको इसमें जोड़ दिया, तो आपके पास आ गया इसका 82 राइट आंसर। क्लियर है जी। क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको एक बार ट्राई कीजिए। क्या दे रखा है, चलिए कलर चेंज कर रहा हूं। बोला इफ प्लस मीन माइनस, माइनस मीन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स, ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। जो जो डिटेल चेंज करने को बोला जल्दी से चेंज करो और करो। 45 डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 9, और डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, प्लस 12, माइनस का मतलब क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई 5, और प्लस का मतलब है 3। तो यहाँ पे तो 9 5 45 आ जाएगा, 12 5 60, माइनस 3, तो 65 में मेरे को 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 62। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 4 62 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। इसका राइट आंसर, एक मिनट पानी की बोतल का आगे, इसका राइट आंसर आ चुका है 62। तो इसको अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो बोर्ड मास का यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जस्ट आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए, आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मिसिंग नंबर सीरीज का। आपके पास एक नंबर सीरीज दे रखी है, तो आप इसको कीजिए 189 532 316 क्वेश्चन मार्क 377। आपको सबसे पहले इसको देखना है। मैं एक मिनट पानी, चलिए तो आप इसको ट्राई कीजिए, देखते कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। मैं पानी पी लेता हूं। चलिए जी ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। 12 में से 9 गए बचे 3, यहाँ पे 12 में से 8 गए बचे 4, 4 में से 1 गया बचे 3, तो 343 आ चुका है यहाँ पे डिफरेंस। जल्दी से निकाला। 12 में से 6 गए, मेरे पास बचे 6, 2 में से 1 गया बचा 1, और 5 में से 3 गए बचे 2। तो यहाँ पे तो ये चीज आपको दिख रही है 343 216। आप बोलोगे सर ये तो 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। डेफिनेटली जो अगला डिजिट होगा वो 5 का क्यूब होगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे पहले तो डिफरेंस आया, और यहाँ पे भी मेरे पास डिफरेंस आया है ना, एक मिनट, यहाँ पे तो एडिशन हुआ ना, फिर डिफरेंस हुआ, पहले एडिशन फिर डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे एडिशन होगा। तो 316 में मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो 316 में मेरे को 125 ऐड करना है। 6 5 11 1 2 1 3 1 4 4 4, तो मेरे पास 441, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर आ चुका है। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट पता होगा, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। अगर डाउट है तो मैंने टॉप 20 करके एक वीडियो बनाई है, जहां पे आप देख सकते हो, आपको सारा का सारा कंसेप्ट इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट आ रखा है सिलॉग का क्वेश्चन, जिसको एक बार आप खुद भी ट्राई कीजिए, मैं भी देखता हूँ कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। बोला सम पोएम्स आर हॉर्स, कुछ पोएम जो है वो क्या है, हॉर्स हैं, ठीक है। बोला ऑल हॉर्स आर टॉय, हारे के सारे हॉर्स जो है किस में आ जाते हैं, टॉय में आ जाते हैं। ऑल टॉय आर शिप, सारे के सारे टॉय जो आ जाते हैं शिप में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भी सारे की सारी पेंडाग्राम ऐसे ही बनाई होगी। अब बोला ऑल टॉय बीइंग पोएम इज पॉसिबिलिटी। सबसे पहले देखो टॉय और पोएम के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन तो नहीं है, नहीं है। ऊपर से बात की है पॉसिबिलिटी की, तो डेफिनेटली ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। आगे बोला सम हॉर्स आर शिप, कुछ हॉर्स शिप है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल ट्रू है, कुछ हॉर्स आपके क्या है, शिप हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आप बोलोगे बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है जी। तो ये इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है सबसे पहले ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब हर चीज का मतलब दे रखा है, हैश का मतलब है भाई, एट द रेट का मतलब है पुत्री, अच्छा यहाँ पे कुछ हो गया, और इसका मतलब है हस्बैंड, और परसेंट का मतलब है वाइफ। तो इसको कहते हैं, सबसे पहले ऐसे लिखा S%D, इसका क्या मतलब है, S जो है वाइफ है किसकी, D की। चलिए जी
D#F, D जो है ब्रदर है किसका, F का, क्लियर है। आगे बोला F@G, F जो है डॉटर है किसकी, G की, मतलब G डेफिनेटली ऊपर आएगा। $H, G जो है हस्बैंड है किसका, H का, तो यहाँ पे H आ जाएगी फीमेल। H@G, H जो है डॉटर है किसकी, J की। चलिए अब J का जेंडर नहीं पता तो छोड़ दीजिए। आगे क्या बोला है, हाउ F रिलेटेड टू H, F जो है H का क्या लगता है, तो H जो है F की मदर है, तो यहाँ पे देखो F जो है H का क्या लगता है, तो F जो लगता है वो डॉटर लगता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। F पूछा था H की क्या लगती है, तो डॉटर लगती है, क्लियर है जी। उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लेटर सीरीज का दे रखा है। आपको ये फिलर पूरे सॉल्व करने हैं, आपको बताना है यहाँ पे फिलर में क्या आएगा। तो इसका करने का सबसे बेस्ट तरीका बता चुका हूं, पहले इनको काउंट कीजिए कितने हैं, फिर उसके बाद इनके पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है तो डेफिनेटली जो पेयर बनेगा वो 5 का ही पेयर बनेगा। कितने का पेयर बनेगा, 5 का पेयर बनेगा। तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए 5 का पेयर मेरे पास बन चुका है, क्लियर है। अब मेरे को देखना है यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे RW है, यहाँ पे भी RW है। अगर मैं यहाँ पे R लगा देता हूँ तो RW रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भी R लगा देता हूँ, RW यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, मतलब लास्ट लेटर RW रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो B और V है, V है तो यहाँ पे भी V आ जाएगा, और यहाँ पे भी B आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बीच का लेटर देखना, तो यहाँ पे देखो J और L के बाद आप बोल सकते हो यहाँ पे JKL, और यहाँ पे आ जाएगा M। तो यहाँ पे अगर आपको ये सीरीज पता होगी कैसे करते हो तो आपने डेफिनेटली बना ली होगी। अब आपका सबसे पहला लेटर आया V, और दूसरा है V, और तीसरा आया K, तीसरा आया R, चौथा है W, और पांचवा M और R। तो इसी हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर 1 बचा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फिर से मेरे पास 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इंडिपेंडेंट कॉज है या इफेक्ट है या फिर कॉमन कॉज है, ठीक है। आपको पहले स्टेटमेंट पढ़नी है। बोला कंट्री एक्स रिड्यूस देयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय 6% इन द लास्ट 5 ईयर, मतलब पिछले 5 साल में ना जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे उन्होंने इसको कितना कर दिया, 6% कम कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों इंपोर्ट कर दिया होगा, या तो वहां पे जरूरत नहीं होगी या उनके पास कुछ निकलाया होगा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या हो सकता है, किसी चीज का इफेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये किसी चीज का क्या है, इफेक्ट है। आगे क्या बोला है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विटनेस अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 13% ग्रोथ मार्जिन दिस ईयर। अब यहाँ पे इन्होंने बात करी पहले पेट्रोल की, ठीक है, क्रूड ऑयल की, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी और चीज की, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पे बोले जो कंट्री एक्स में वहां पे डिक्लाइन हो गया, किसी कारण की वजह से वहां पे क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, और 13% का डिक्लाइन हुआ, तो ये भी किसी चीज का क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो दोनों इफेक्ट है, तो मैं बोल सकता हूं बोथ 1 और 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, ठीक है। दोनों एक दूसरे से तो रिलेट नहीं कर रहे, और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट ना करने के अलावा दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट कॉज है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास क्या दे रखा है, ब्लड रिलेशन का दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैं दे के जा रहा हूं होमवर्क, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया अभी तक आपके लिए होमवर्क, मेन लेवल का क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा सारे के सारे बच्चे इसका आंसर मेरे को जरूर देंगे, क्लियर है। तो इसका आंसर का मैं आपका वेट करता हूं। आपने जो भी सीरियस बच्चा है जो चाहता है इस बार 7500 वैकेंसी में आना है, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं, अपना पढ़ो, अलग से तैयारी करो। 7500 वैकेंसी है, आपको एक सीट चाहिए, आराम से तैयारी करते चलो, हर जितना लेवल जा सकते हो तैयारी करो, और मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में मेरे पास 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है। ये पूरा नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको पढ़ना चाहिए। जो बच्चा मेरे साथ पहले से जुड़ा है उसको पता है ये नोट पढ़ने की
जरूरत नहीं है, ठीक है, फालतू का नोट है। क्या दे रखा है, 2 सेट दे रखे हैं, इनमें कोई लॉजिक होगा, वही लॉजिक यहाँ पे कहीं पे लगा होगा, आपको लॉजिक लगा के निकालना है। तो पहला सेट है 7 3 43। अब आप यहाँ पे देखो तो डिजिट कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। 7 का जो स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर अगर मैं देखूं 49 होता है। अगर मैं 3 का 2 टाइम्स कर देता हूं तो ये आ जाता है 6, और इसमें अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 43 आ जाता है। लॉजिक 1। दूसरा सेट है 5 2 21। तो 5 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 25 होता है। इसमें मैं 2 2 4 कर देता हूं सब्ट्रैक्ट तो 21 आ जाता है। लॉजिक तो मेरे पास आ चुका है दोनों के केस में। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, 11 5 121। 11 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 121। 5 का 2 टाइम्स करने पे मेरे पास 10 आता है। 10 यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास 111 आ जाता है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो इस लॉजिक को फॉलो कर रहा था। आप चाहो तो बाकी क्वेश्चन को भी करके देख लेना, कोई फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर एग्जामिनर एक टफ क्वेश्चन देता है तो एक ऐसा देता है कि विद इन सेकंड आप इसको कर सको, ठीक है। तो ये आपका लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्वेश्चन अप्रोच करने आ गए तो आप आराम से पेपर क्लियर कर जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है, 2 डेटा दे रखे हैं, ठीक है। बोला दोनों को स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़िए और सॉल्व कीजिए। हिंदी वाले पहले देख लीजिए, ठीक है, हिंदी वाले एक बार देख लीजिए। क्या बोला है, 6 व्यक्ति हैं जो एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो पहले हिंदी वाले इसको ब्रेक यहाँ पे रोक के इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, देखते हैं कितना उसका आंसर देते हैं। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे करता हूँ। क्या बोला हुआ है, 6 पर्सन है, सारे सारे लाइन में बैठे और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अब क्या दे रखा है, बोला हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। मेरे को बताना है डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। ए सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ए जो है एंड पे बैठता है, तो 2 एंड है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बोला ऑन, अच्छा, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 पर्सन, 1 2 2 पर्सन, ठीक है। बोला ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब ई के लिए मेरे पास यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब यहां से मैं नहीं बता सकता ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी। सी के इमीडिएट राइट में ई बैठता है, ये वाली स्टेटमेंट से तो नहीं बता सकता। पहली स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट नहीं है। दूसरी वाली देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। बोला सी सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3, सी आ गया थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 1 पर्सन। अब 2 कंडीशन बना लेते हैं, सी से 1 छोड़ के एफ, सी से 1 छोड़ के एफ। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, 1 2 3, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। तो यहां से तो नहीं बनेगा, ऊपर वाली कंडीशन तो मेरी इरेज हो जाएगी, ऊपर वाली को तो मैं कर देता हूँ इरेज, ठीक है। अब 2 कंडीशन है, दोनों को देखो तो दोनों को मिला के देखते हैं। अब मेरे को पता है ए यहाँ बैठता है, 1 2 छोड़ के बी तो आ नहीं रहा, तो मतलब ना तो मेरी स्टेटमेंट 1 ना ही 2 मेरे को आंसर बता रही है जो मेरे को आंसर चाहिए था। तो मैं बोल सकता हूं डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों में डेटा ऐसा नहीं दे रखा कि मैं अपना आंसर बता सकता, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे डायग्राम बेस्ड, ठीक है। आपको बताना है ये जो फिगर दे रखी है आप कहां से ड्रॉ कर सकते हो। ये वाली फिगर आपको कहीं पे नजर आ रही है। पहली चीज तो रोटेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड नहीं है तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। सामने देखो नीचे की तरफ ही ऐसा एरो बन रहा है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक एरो तो बन रहा है लेकिन बीच में देखो, एरो तो यहाँ पे भी बन रहा है लेकिन ये बीच में कटा हुआ है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहां से देखो तो ये वाला एरो अगर आप देख लेते हो ढंग से तो ये वाली चीज आपको कुछ दिख जाएगी। तो आप यहाँ पे आराम से बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था, उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। चलिए नेक्स्ट में दे रखा है आपको रिप्लेस करना है इस क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। एक डायग्राम दे रखे है, आपको उसको रिप्लेस करके बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेफिनेटली सर्कल तो आएगा। अब सर्कल क्या है, डॉटेड सा आ रहा है। यहाँ पे देखो डॉटेड सा आ रहा है, यहाँ पे डॉटेड सा आएगा, मतलब ऐसा, और बीच में थोड़ा सा गैप आएगा। अब गैप जो आएगा बीच में आएगा, तो सभी में बीच में दे रखा है। अब गैप के बाद यहाँ पे देखो सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे लाइन कटी हुई है, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो।
कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी लाइंस दे रखी हैं, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब इसके बाद ऐसी लाइन तो कहीं पे भी नहीं थी, तो इसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा, वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे कटा हुआ आना था, तो यहाँ पे कटा हुआ आना था, ये तो ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा लाइन चाहिए थे, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है, इतनी तो मेरे पास है भी नहीं। और यहाँ पे 2 लाइन दे रखे हैं, 2 सर्कल तो ऐसे नहीं थे, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, फिर से आपके पास एक फिगर दे रखी है। आपको पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना है, इस फिगर में हो क्या रहा है। अगर आपने इसको देख लिया तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले स्टार यहाँ पे, स्टार रोटेट हो गए 45 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे आया, ठीक है। सॉरी 45 के बाद ये फिर से रोटेट हो गए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये फिर से थोड़ा सा 45 डिग्री पे रोटेट हुआ और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ चला गया। अब आपको बताना है यहाँ से रोटेट होके कहाँ जाएगा। तो पहले तो हर बार ये कितना रोटेट हो रहा है? 45 डिग्री हो रहा है, तो डेफिनेटली ये 45 डिग्री इस तरफ रोटेट होगा। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये तो सीधा ही गलत है, एक ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आएगा, उसी के बाद एक थोड़ा सा लास्ट में ये कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, तो इसने डेफिनेट बता रखा था। उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में आपको एक पेपर दे रखा है, उसको अनफोल्ड करना है और बताना है इसकी इमेज कैसे बनेगी। अब अनफोल्ड के केस में मैंने बताया था आपको जस्ट उसकी मिरर इमेज बना देनी है, जो चीज दे रखी है उसकी मिरर इमेज बना देनी है, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो डेफिनेटली उल्टी बनेगी। ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी मिरर, अगर मैं ए इसको ए लिखता हूँ तो इसकी मिरर इमेज आपको पता है ए की उल्टी बनेगी। तो इसी तरह से इसकी जो मिरर इमेज बनेगी उल्टी बनेगी। ये वाला हिस्सा, ये जो वाला पार्ट होगा ये ऊपर की तरफ आएगा और ये वाला पार्ट जो आएगा नीचे की तरफ आएगा। बस आपको ये चेक करना है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ सेम बना दिए एलिमिनेट, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन इसकी भी जो मिरर इमेज बनेगी वो भी उल्टी बनेगी, तो यहाँ पे भी इसने गलत कर दिया, तो ये भी एलिमिनेट। यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो उल्टा कर दिया है, बनी तो मिरर है लेकिन उल्टी बनी है, तो ये भी एलिमिनेट है। अब यहाँ पे देखो तो इसकी बिल्कुल सही मिरर इमेज बनी है, तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? जस्ट मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज ही आपको इसका क्वेश्चन का राइट आंसर दे देगा। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनी है, और इसकी बनेगी यहाँ पे। तो क्लियर है? चलते हैं इसकी तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मिरर दे रखा है, बोला पी क्यू की जगह मिरर प्लेस किया हुआ है, आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है? राइट साइड जो होती है वो चेंज हो जाती है किसमें? लेफ्ट साइड में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टॉप और बॉटम दे रखे होते हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो यहाँ पे लेटर स्टार्ट होगा वो मेरा कहाँ से होगा? वो आर से स्टार्ट होगा। मतलब पहला लेटर आएगा आर, और टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने तो आर को उल्टा कर दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ए आ रखा है, स्टार्ट आर से होना, एलिमिनेट। यहाँ पे ए उल्टा है, एलिमिनेट। यहाँ पे आर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए की बचा, ऑप्शन नंबर डी वही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेन में आ चुके हैं, जो 3 मार्च को पेपर हुआ था। क्लियर है जी? तो ये लेवल है, अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी करते हो तो आराम से आप इसको क्लियर कर लोगे। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन किए होंगे। आपने मेरे को अपना स्कोर बताना है। कुछ क्वेश्चन मैं नहीं ला पाया क्योंकि उनमें थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू आ जाता है। जैसे ये फोटो है ना, फोटो को थोड़ा सा इस तरीके से लाना होता है कि कॉपीराइट का इशू ना आ पाए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू आ रहा था, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन नहीं ला पाया और वो कॉपी भी नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो अगर आपने 24 या 25 जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट किए, तो आपको एक लेवल पता लगा होगा कि आने वाले पेपर में लेवल क्या रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पहली बार मेन लेवल में आपकी रीजनिंग आई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेन लेवल की रीजनिंग कैसे आ रही है, कैसे इसको सॉल्व करना है। और भी जो पेपर हुए उनको भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आंसर बताइएगा जो मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देके गया हूं। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए वीडियो को जरूर प्यार दीजिए। धन्यवाद।